सर माइक म्यूट। एक्सक्यूज मी सर। सर माइक म्यूट है आपका। अब आवाज जा रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ तो बोलिए, ये अगली कविता है आप लोगों में उषा, और भी एक कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो अनसीन पैसेज की दृष्टि से उसे भी पढ़ा जा सकता है। उषा कविता पढ़ने के बाद भी उसे पढ़ लेंगे यदि आप चाहेंगे तो। कल के वार्तालाप में कोई बात अधूरी तो नहीं रह गई? उसमें से कुछ प्रश्न आपकी तरफ से नहीं थे या कुछ पूछना चाह रहे थे? यस सर ठीक है। हाँ चलिए, तो ये उषा कविता जो है ये सुबह जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय से पहले भोर का वातावरण होता है, जिसे बोलचाल में भोर कहा जाता है। तो उसमें यानी अंधकार जब बीत जाता है और सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, इसी के बीच का जो समय होता है उषा काल कहलाता है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इस भोर के वातावरण को अपने शब्दों में चित्रित किया है, यानी उषा काल का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। एक पंक्ति में यदि कहना चाहें तो प्रस्तुत कविता में उषा काल का मनमोहक सूक्ष्म चित्रण किया गया है। ये पंक्ति आप याद रखिएगा। जिसमें कविता है, कविता आपके सामने है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप रफ लिए होंगे। पंक्तियां जैसे यहाँ बोली जाती है तुरंत आप रफ पर लिख लेंगे, लिख के पढ़ लेंगे आप। किताब सबके पास हो सकता है कि ना हो। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। है सबके पास। कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। चलिए, तो आगे की जो कविता है प्रात नभ था बहुत नीला। प्रातः काल का जो आसमान था वो बहुत नीला था। और कैसा नीला था? शंख जैसा। कब का? भोर का नभ। तो इन दोनों पंक्तियों को एक साथ मिला करके आप अर्थ कहेंगे कि भोर का जो आसमान था, भोर का आसमान जिसमें प्रभात काल का जो चित्र था वो बहुत नीला था और उस शंख जैसा लग रहा था। भोर में प्रभात काल का प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, यानी इसे आप उषा काल भी कह सकते हैं। उषा काल में प्रातः काल का जो आसमान था वो बिल्कुल शंख जैसा नीला था या नीले शंख जैसा था। ठीक है। और राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। दो बातें कि राख से लिपा हुआ चौका। अब देखिए, चौका ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ग्राम्य अंचल में पहले जब चूल्हे पर रसोई बनती थी, चूल्हा का मतलब ये
जो गैस वाला स्टोव आ गया है ये नहीं, मिट्टी की पट्टियों को खड़ा करके और उससे चूल्हा बनाया जाता था, जिसमें लकड़ी इत्यादि के माध्यम से खाना बनाया जाता था। तो साफ सफाई की दृष्टिकोण से स्त्रियां क्या करती थी कि जहाँ पर वो चूल्हा रखा होता था उसके कुछ दूर तक स्क्वायर शेप में, चौड़े शेप में मिट्टी से लिपाई होती थी। मिट्टी का घोल बना करके, जैसे पेंटिंग होती है चूना वगैरह से, या अब तो पुट्टी लगाया जा रहा है, उसी तरह से मिट्टी का घोल बना करके जहाँ चूल्ह रखा जाता था वहाँ पर वो कपड़े से ही पेंटिंग कर दी जाती थी मिट्टी से। तो इससे ये होता है कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया यदि चूल्हे के आसपास हो तो उसे मार दिया जाता था, साफ सफाई हो जाती थी। यानी भोजन बनाने संबंधी स्वच्छता के दृष्टिकोण से ऐसा किया जाता था। तो उसी को बोलचाल में लोग चूल्हा चौका कहते थे। क्योंकि चौकोर होता था तो चौका लीप देते थे, सफाई की जाती थी। तो ये दृश्य जो है कभी कहाँ देख रहा है, स्वाभाविक रूप से उषा काल का आगमन हो रहा है और उषा काल के आगमन में आसमान में धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो उस परिवर्तन में कवि एक सूक्ष्म कल्पना करता है। वो ये कल्पना करता है कि लगता है कि राख मिश्रित लेप लगाया गया है, चौके को अभी लीप दिया गया है और अभी हाल ही में लिपा हुआ है, इसलिए वो गीला जान पड़ता है। ऐसा आसमान को देखने से लग रहा है। तो दो बातें आपने देखा, एक तो आसमान नीला दिखा, वो भी शंख जैसा। दूसरी सूक्ष्म कल्पना ये है कि लग रहा है कि अभी हाल ही में चौके को लीप दिया गया है और वो गीला पड़ा है, ऐसा लग रहा है। ये दो सूक्ष्म कल्पना हो गई, कवि की कल्पना है। बात तो बस इतनी सी है कि अंधेरा जा रहा है और सूर्योदय का समय आ रहा है। इसी बीच आसमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं परिवर्तनों में कवि अपनी कल्पना कर रहा है, देख रहा है। तो आगे की पंक्ति को देखेंगे। आगे है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब एक दूसरा दृश्य आसमान में कभी देख रहा है, जैसे कोई काली सिल हो। काले पत्थर का सिलबट्टा बनता है जिस पर मसाले पीसने का काम होता है, अभी भी बहुत लोगों के घरों में है। तो काले पत्थर वाली जो सिलबट्टा होती है अच्छी मानी जाती है। पहले अधिकांश लोगों के घर में था और अब कुछ ही लोगों के घर में काली सील है। काली क्या, अब तो अधिकांश लोगों के घर में किसी भी प्रकार की सिलबट्टा नहीं है। मिक्सर आ गया, पिसे हुए मसाले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी जान लेना है हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि सिलबट्टे पर जो मसाले की पिसाई होती है वो मसाला अच्छा होता है। और जो आप सुनते आ रहे हैं कि तेल मसाले हमें नहीं खाना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि तेल मसाले खाना चाहिए, लेकिन आप जान लीजिए कि कौन से मसाले खाना चाहिए और कौन सा तेल खाना चाहिए। यदि सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, रियल में मस्टर्ड से निकाला हुआ, तो यदि उस तेल का आप सेवन कर रहे हैं वो नुकसानदेह नहीं है। मसाले में जीरा है, काली मिर्च है, धनिया है, ये सब मेडिकेटेड फूड होता है, ये तो ज़रूरी ही होता है। आप पैकेट में बंद करके लाए हुए जो बाजारू मसाले हैं, जो चूर्ण बन चुका है, उसमें क्या क्या मिक्सिंग हुआ है ये आपको जानकारी नहीं है, तो इसे निश्चित रूप से मना किया जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। नहीं तो आज भी यदि सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं,
देखिए सिलबट्टे पर जब मसालों को आप बटते हैं यानी पीसते हैं, उसके बहुत सारे पोषक तत्व जलते नहीं हैं, कम हीट पर उसकी पिसाई होती है। और मशीनों में जो पिसाई होती है बहुत सारे उसके आवश्यक पोषक तत्व जल करके नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो आज भी सिलबट्टे की यहाँ चर्चा हुई, सिलबट्टा होना चाहिए, काली न सही जो भी पत्थर की हो रखना चाहिए। मिक्सी में पीसने के बजाय सिलबट्टे पर पीसते हैं तो पत्थर से भी हमारे लिए कुछ उपयोगी तत्व शरीर के लिए मिलता है, ये आप जानते होंगे, उसका जिक्र किया है। आप लोगों में कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बोलिए। किसी ने हाथ उठाया था। ये PU लिखा हुआ है, किनका है? प्लीज अनम्यूट लिखा है सर, हमने आप म्यूट कर दिए थे हम लोग को, तो मैंने हाँ हाँ, तो वो मैंने कर लिखा दिया था। है। तो आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, सर सिलबट्टा काला तो नहीं देखा है सर। भाई आप नहीं देखे हैं, काली सिल है, मेरे ही गांव में है। सर हमने सर हम लोग के गांव में मैंने कई घरों में देखा है, तो काले सिलबट्टा नहीं होता है सर। अब होता है, आपने नहीं देखा, आपकी उम्र ही क्या होगी, ये बात है ना। आप कितने साल यस के सर, हुए? काली सिलवट होता है। काली सिलबट्टी जो है, काला पत्थर होता है तो सिलबट्टा बनाने में क्या जाता है, वो तो किसी भी पत्थर का आप बना लेंगे। तो यहाँ पर बात काली होती है सर। काले सिल की जो चर्चा हुई है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सिलबट्टा होता ही था। मैंने भी सुना है, मेरे गांव में भी है वो सिलबट्टा, मेरे घर नहीं है। तो मैंने एक व्यक्ति से प्रयास भी किया है कि कहीं से मिल जाए पत्थर तो मंगाइए, बनवाया जाए भाई, थोड़ा सा देखा जाए। काला सिलबट्टा हो चाहे भूरे सिलबट्टा हो, घर में एक सिलबट्टा होना चाहिए क्योंकि देखिए उस पर से ये हल्दी ही जो आप मार्केट में पिसवा करके लाते हैं, तो मूल रूप में हल्दी की जो गुणवत्ता है वो नहीं रह जाती है वहाँ, इतने हीट पर उसकी पिसाई होती है मशीनों के माध्यम से, तो बहुत सारे तत्व तो उसमें जल जाते हैं। और आप सिलबट्टे पर पीस करके देखिएगा, गांठ वाली जो हल्दी है, एक तो सामने वो प्रमाणिक रहती ही है कि ये हल्दी है, पिसी हुई हल्दी में क्या मिलाया गया है, थोड़ी सी प्रमाणिकता उसकी संदिग्ध हो जाती है। तो इस दृष्टि से ये भी कविता का अर्थ भी जानना है साथ में। चलिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलबट्टे का उपयोग अभी भी घरों में होना चाहिए। थोड़ा परिश्रम लगेगा लेकिन अच्छी चीज़ हमको मिले यस सर, तो ये रखा जाना चाहिए, इसलिए। हमारे गांव में सब घर में है सर, हाँ चलिए, गांव अच्छी में मिलता है। अच्छी बात। तो आगे है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि काली सिल है और उस पर केसर की पिसाई हुई है, और पीसने के बाद उसको धो देने के बाद जैसे कुछ काली सिल है और कुछ केसर का अंश उस पर रह गया है। तो जैसा दृश्य होता है, काली सिल पर केसर पीसने और धुलने के बाद जो दृश्य बनता है वही दृश्य आसमान में दिख रहा है। कभी ये कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने, या फिर ऐसा लगता है कि किसी स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया गया है। जैसे आप लोग व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ग्रीन बोर्ड का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से बच्चों के लिखने पढ़ने के लिए एक स्लेट आती थी, मिट्टी वाली स्लेट आती थी, चौड़ी पट्टी का, उस पर वो गणित इत्यादि पढ़ने के काम आता था, मैथ वगैरह सॉल्व किया जाता था, अक्षर का भी अभ्यास होता था। तो फिर उसका भी उसकी भी सूक्ष्म कल्पना यहाँ की गई है। हो बस इतना ही रहा है कि प्रभात काल हो रहा है,
रात्रि का अंधेरा जा रहा है, उषा काल का आगमन हो गया है। और अंत में कवि ये कहेगा कि उषा काल का जादू सूर्योदय के रूप में आता है हमारे सामने। एकाएक जो सूर्योदय होता है सुबह, वो ऐसा है जैसे उषा काल अपनी जादुई शक्ति के साथ सामने आ गई हो, ऐसा लगता है। फिर आगे है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, या फिर आसमानी सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है कि नीले जल में कोई गोरी स्त्री हो जो डुबकी लगा रही हो। जल है नीला और इसका शरीर है गौर, मिल्की वाइट में, और वो झिलमिलाती सी प्रतीत हो रही है आसमान में, ऐसा सौंदर्य। हालांकि आसमान में ऐसी कोई स्त्री नहीं है और नहीं ऐसा पानी है, जबकि आसमानी दृश्य को, आसमान के रंग बिरंगे दृश्य को देख करके कवि यह सूक्ष्म कल्पना करता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले जल में कोई गौर वर्णी सुंदरी झिलमिलाते हुए आ रही है, हिल रही है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जब सूर्योदय हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उषा का जादू प्रस्फुटित हो रहा है। उषा जो है अपनी जादुई ताकत के साथ सूर्योदय रूप में आ रही है। बस, कविता कोई जटिल नहीं है, मुक्त छंद का प्रयोग है और इसमें प्रकृति का मानवीकरण भी है। झिलमिलाते हुए देह से आने वाली स्त्री का चित्रण किया गया है। क्रमशः जैसे जैसे आसमान में परिवर्तन आते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म कल्पना की गई है इसमें। उपमान यहाँ कौन सा है? नीला शंख। नीला शंख है, राख से लिपा हुआ चौका है और लाल केसर से धुली हुई काली सिल है। यही उपमान है, याद रखिएगा। नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका और केसर मिश्रित काली सिल। जल में झिलमिलाती गोरी देह वाली स्त्री। सरल ग्रामीण जीवन के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें गांव की सुबह की गतिशीलता का चित्रण किया गया है। अब आप कहेंगे कि गांव की सुबह क्यों भाई? सुबह तो गांव और शहर हर जगह एक ही साथ होती है, लेकिन इसमें गांव के सुबह का सुंदर चित्रण ऐसा बताया गया है। कारण ये है कि देखिए, इसमें जो भी उपमान लिए गए हैं, सिलबट्टे पर मसाला पीसना, ये जो चीज़ है, या फिर स्लेट पर खड़िया मल देना, केसर पीसना, ये सारी जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। तो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए तथ्यों का जो इसमें उल्लेख किया गया है, इस आधार पर सूर्योदय को मुख्य रूप से ये बताया गया है कि ग्रामीण अंचल की एक सूर्योदय का यहाँ चित्रण किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ग्राम्य अंचल से, ग्राम्य संस्कृति से कवि का विशेष जुड़ाव रहा है। कवि की जो प्रवृत्ति होती है, यदि ग्राम्य अंचल की सुंदरता को बनाए रखना चाहता है, गांव के जनजीवन से वो जुड़ा हुआ है, तो कविता का विषय भी ग्रामीण अंचल को ही वो बनाता है। जिससे प्रभावित होता है उसी को कविता का वो विषय बना देता है।
चलिए ये हुआ। इसके बाद अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया है कि अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए, उपमान किसे कहते हैं? जिस किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से आप किसी की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो उपमान कहलाता है। तो आपके क्षेत्र में जो जो चीज़ें हैं जिससे कंपैरिजन किया जा सकता है, उसका कंपैरिजन करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का चित्रण। जैसे कभी ने तो अपने मन से कर दिया है, उसको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो सिलबट्टे पर जो है केसर पीस दिया गया है, या फिर चौका राख से अभी लिपा गया है, जो हाल ही में है लिपा गया है और गीला पड़ गया है, ऐसा लग रहा है। इसी तरह से आप भी कुछ देखिए, सूर्योदय को भी देखिए और सूर्यास्त को भी देखिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी कल्पना जगेगी। कभी के मन में जैसी कल्पना जगी है वैसी कल्पना आपके मन में भी जग सकती है, कुछ उससे अलग और अच्छी कल्पना भी जग सकती है। तो इस प्रयोग को करना चाहिए। हेडिंग आप दे लीजिएगा, सूर्योदय का चित्रण, सूर्यास्त का चित्रण। ये आपके लिए है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कुछ प्रश्न है इसमें? सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है। सूर्य के उदित होने से पहले आकाश के रंग रूप क्षण क्षण बदल रहे हैं। उस लाल काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेक उपमान जुटाए हैं, फिर भी उषा के रूप का जादू पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया है। यही अवर्णनीय सौंदर्य सूर्योदय वेला में नष्ट होने लगता है। मतलब क्या कि उषाकालीन सौंदर्य को कवि जो है शब्दों में बांधने का प्रयास किया है कि उसका वर्णन कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे ही उषा काल के किसी अंश का चित्रण वो कर रहा है, तब तक वातावरण में एक नया परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे उसने देखा कि अरे भाई उषा काल का तो सौंदर्य जो है वो नीले शंख जैसा है, अभी इतना वो लिख ही रहा है देख करके, तब तक वातावरण में चेंज आ गया। फिर उसे ऐसा दिखने लगता है जैसे राख से कोई चौका अभी लिप दिया गया है, गीला पड़ा है, अभी इसे वो शब्द में बांध ही रहा है, लिख रहा है कि अभी गीला चौका है। तब तक फिर आसमान का स्वरूप बदल जाता है, और बदलने के बाद फिर उसको दिखने लगता है, ये तो लग रहा है कि काले सिल पर जो है वो केसर मल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। काले सिल पर केसर की पिसाई हुई है, वैसा दिख रहा है। तो उसे कभी लिख रहा है कि उषा काल का सौंदर्य जो है काले सिल पर पिसे गए केसर के समान है। जो ही लिख रहा है तब तक देख रहा है कि फिर वातावरण में परिवर्तन हो गया, और फिर क्या लगता है किसी ने स्लेट पर खड़िया मल दिया है। फिर उस चीज को लिखता है, वर्णन करता है, तब तक फिर देख रहा है कि फिर आसमान में एक नया परिवर्तन आ गया। नीले जल में कोई गौरवर्णी स्त्री जो है झिलमिलाते हुए आ रही। तो इस प्रकार उषा काल को चित्रित करने का प्रयास कवि ने किया है। चूँकि उषा काल का सौंदर्य अत्यंत गतिशील मनोरम है, इसलिए जैसे ही वो वर्णन करता है दूसरा चित्र उपस्थित हो जाता है। सारे चित्रों को इन्होंने वर्णित कर दिया है, तो वो पूरा एक शोभा के रूप में, कविता के रूप में हमारे सामने आ गया है। ये है, ये भी साथ में है कि क्षण क्षण प्रकृति का परिवर्तित होता सौंदर्य चित्रित है। भोर के रंग को राख से लीपा गीला चौका,
क्यों कहा है? भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान स्लेटी होता है, तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। इन तीनों विशेषताओं के कारण, रंग का के कारण, नमी के कारण और निर्मलता के कारण उसे तुलना कर दिया उसने। नील जल में हिलती झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि नील जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण करना चाहता है। सूरज का नित्य बढ़ते जाना किसी रूपसी नारी की गोरी देह के खिलते जाने के बराबर है। इस प्रकार कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों को के प्रकाश का चित्रण करना चाहता है। उषा कविता का सार लिखिए। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला होता है। धीरे धीरे उसमें नीलिमा कम होने लगती है और लालिमा का समावेश होने लगता है। नमी भी स्पष्ट होने लगती है। सूर्योदय से पूर्व भोर की आभा विभिन्न रूपों में बदलती रहती है। अंत में जब सूर्योदय होता है तो भोर के निराले रूप रंग विलीन हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उषा का जादू फूट पड़ा है। उषा का जादू क्या है? सूर्योदय होने से पहले आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल काले रंगों का अद्भुत मेल से आसमान में जादू जैसा वातावरण बन जाता है और इन्हीं रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है। और सूर्योदय होने पर सारे रंग विलीन हो जाते हैं, अतः उषा का जादू टूट जाता है। पहले रंग बिरंगा दृश्य दिखता है और जैसे ही सूर्योदय होता है वो रंग बिरंगे स्वरूप गायब हो जाते हैं और सिर्फ सूर्योदय ही दिखता है। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है इसमें। मुक्त छंद की जो कविता होती है वो बिल्कुल गद्य से लिखे हुए जान पड़ते हैं। इस कविता को आप पढ़ लीजिएगा। बोलिए और कोई निबंधात्मक बात जो आपके मन में आ रही हो, इस पाठ से संबंधित या पाठ से अतिरिक्त, तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए बाबू, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? कवि के विचारों से आपको जो बातें पहुंचनी चाहिए आप तक, उसमें कोई बाधा तो नहीं आई? एक दो पंक्तियों में आपसे पूछा जाए कि इस पाठ के बारे में कहिए, जो आपने पढ़ा है उसे एक या दो पंक्तियों में बताइए, तो क्या बताएंगे आप? बोलिए तो, क्या बताएंगे? बोलिए, आदर्श कुमार बता सकते हैं। एक दो पंक्तियों में इस पाठ का सारांश बताइए आप। क्या है सार अंश?
बोले। उषाकालीन आसमानी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। एक पंक्ति याद रखिए। उषाकालीन आसमानी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। दूसरा, उषाकालीन आसमानी सौंदर्य इस प्रकार क्षण क्षण परिवर्तित होता है कि कभी जैसे ही एक दृश्य का वर्णन करता है तब तक नए दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, और जैसे ही ये नए दृश्य का वर्णन करता है, चित्रण करता है, पुनः एक नया दृश्य, एक नया रंगीन दृश्य आसमान में आ जाता है। इस प्रकार कवि पुनः पुनः नए दृश्यों का चित्रण करता चला जाता है और पूरा समग्र उनका चित्रण जो है उषाकालीन सौंदर्य का द्योतक बन जाता है। और अंत में जब सूर्योदय होता है तो ऐसा लगता है कि उषा काल का जादू फूट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उषा काल का जादू अब टूट पड़ता है। ये फूट पड़ना और टूट पड़ना क्या है? फूट पड़ने का मतलब सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हो जाती हैं, और टूट पड़ना का मतलब अब तक उषा ने जो सौंदर्य दिखाए थे रंग बिरंगे, वो सारे आसमानी रंग गायब हो जाते हैं सूर्य के आते ही। तो ये उषा का जादू टूटना हुआ और सूर्योदय के रूप में उषा का जादू फूटना हुआ। ये दोनों ही बातें हैं। ये बात आप याद रखेंगे। और बोलिए, और कहीं कुछ किसी पंक्ति में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए। कविता की किसी पंक्ति में कहीं कोई दिक्कत आपको? इसी पर अलग अलग प्रश्न बन जाएंगे। और भी प्रश्न बन सकते हैं इसमें। इस कविता का भाषागत विशेषता पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? भाषागत विशेषता ये है कि हर एक दृश्य के लिए नए उपमान का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता ये है कि ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है, ग्रामीण अंचल का चित्रण हुआ है। सरल ग्रामीण जीवन के शब्दों का प्रयोग। और वर्णन में चित्रात्मकता है। ऐसा वर्णन किया गया है जैसे चित्र सामने उपस्थित हो रहा हो। केसर क्या होता है? केसर केसर एक फूल का सुगंधित पदार्थ होता है। गीला क्यों कहा है? चौका अभी गीला पड़ा है, गीला क्यों कहा है? क्योंकि सुबह में आसमान में कुछ हल्की हल्की ओस हो जाती है, और ओस की बूंदों के कारण कवि ने यह एहसास किया है कि वातावरण अभी गीला पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये गर्मी की ऋतु का चित्रण नहीं होगा। हल्की हल्की वर्षा बीतने के बाद जो है शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु के बाद हल्के वर्षा ऋतु का जो आगमन होने लगता है,
उसमें हल्की सी ओस पड़ती है, ऐसे ही समय का ये चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार आशा है आपने समझा होगा। कविता को पढ़िएगा, आसान सी कविता है। उपमा अलंकार का प्रयोग है ही, उत्प्रेक्षा भी है। इसके अतिरिक्त आप स्वयं अभ्यास करेंगे। पढ़ने के बाद यदि कहीं कोई दिक्कत आवे तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।